हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं नवंबर 2021 की आरटीपी की डिस्कशन को। लास्ट सेशन में हमने दो इंटीग्रेटेड केस स्टडी को कवर अप किया था और अब इस आरटीपी में जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड पर बेस्ड है। क्वेश्चन को रीड कर लीजिए एक बार। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन के फैक्ट देखते हैं पहले। तो क्या कहा गया? ऑडिट रिपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 2021 इशू की गई है बाय बिश्नोई एंड कंपनी ऑन 25th of July 2021. However, a case was filed against the company on 4th August 2021 with the civil court with respect to an incident caused in its factory on 17th of January 2021, the outcome of which may result in paying the heavy penalties by the company. Mr. Raj, the partner of Bishnoi and Company, discussed the matter with the management and it was determined to amend the financial statements. Further, Mr. Raj inquired how management intend to address the matter in the financial statement. ये भी डिस्कशन उसने कर ली मैनेजमेंट के साथ। To which he was told, मैनेजमेंट ने कहा, this matter was going to be disclosed as a contingent liability for a court case to the footnote in the balance sheet with no additional disclosure. Management told Mr. Raj that such disclosure was enough, as he would further going a description of the said court case and its outcome in the emphasis of matter paragraph in the amended audit report. In this context, answer the following question. दो requirements है क्वेश्चन की। First, क्या Mr. Raj has properly adhered to the responsibilities in accordance with SA 560? तो हमें SA 560 की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखना है। क्या मिस्टर राज ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो एज पर SA 560 है उनको एडहियर किया है? एंड सेकंड पार्ट, वेदर द कंटेंशन ऑफ द मैनेजमेंट इज वैलिड, क्या मैनेजमेंट की कंटेंशन वैलिड है विद रिस्पेक्ट टू द डिस्क्लोजर ऑफ द कोर्ट केस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दो चीजें, ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, क्या मिस्टर राज ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल किया है ना। अब जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो मैं इन क्वेश्चन की डिस्कशन में उन एस्पेक्ट्स को कंसीडर करूंगा जहां पर जनरली स्टूडेंट गलती कर जाते हैं। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, क्या मिस्टर राज ने 560 की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा किया। इसमें कुछ स्टूडेंट्स, डेफिनेटली मैं कह रहा हूं कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, पहले तो डिटेल देंगे। कैसी डिटेल? कि उसने ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी थी 25 जुलाई को, केस फाइल हुआ 4 अगस्त को, 17 जनवरी 2021 को बिलोंग करता था इंसिडेंट। पहले तो पूरी कहानी बताएंगे कि ये एक सब्सिक्वेंट इवेंट है। सब्सिक्वेंट इवेंट का मतलब क्या होता है एज पर SA 560। फिर उसमें बताएंगे सब्सिक्वेंट इवेंट कवर्स द इवेंट्स दैट अकर आफ्टर द बैलेंस शीट डेट बट बिफोर द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड आल्सो कवर्स द फैक्ट्स दैट have become known to the auditor after the date of financial statements। और फिर उन फैक्ट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले तो इतनी सारी बातें लिखेंगे और फिर लिखेंगे क्या ऑडिटर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी की है इस फैक्ट को आइडेंटिफाई करने में। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी ये नहीं है, बिल्कुल भी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। क्वेश्चन ने खुद ही इसको SA 560 में एक सब्सिक्वेंट इवेंट मान लिया होगा, तभी इन्होंने सीधी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात की है। जब एक सब्सिक्वेंट इवेंट अराइज हो गया, ये एक फैक्ट है, मुझे इस डिटेल को देने की जरूरत नहीं है कि ये फैक्ट है दैट अराइज आफ्टर द इशू ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बट बिफोर बीइंग इशूड टू द पब्लिक। इस तरीके से मुझे फैक्ट्स के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मुझे सिंपली क्या करना है, मुझे ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बताना है।
ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में इन जनरल ऑडिटर हैज नो ऑब्लिगेशन फॉर द इवेंट्स दैट अराइज आफ्टर द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसकी कोई ऑब्लिगेशन एज सच नहीं है इवन आफ्टर द डेट ऑफ इशू ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। हाउएवर, इफ ही हैज बिकम अवेयर ऑफ एनी सच फैक्ट, जहां पर उसको लगे कि यदि ये फैक्ट मुझे ऑडिट रिपोर्ट को इशू करने से पहले पता होता, देन मैं ऑडिट रिपोर्ट को अमेंड करता, तो ऐसी सिचुएशन में ही इज रिक्वायर्ड टू इंक्वायर द मैनेजमेंट, ही इज रिक्वायर्ड टू डिटरमिन वेदर देयर इज अ नीड टू अमेंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इफ यस, हाउ द मैनेजमेंट विल एड्रेस द amendments, how the management will address this event in the amended financial statement। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। फिर उसको चेक करना है क्या मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एप्रोप्रिएटली अमेंड किया है या नहीं किया है, उसको उनको एग्जामिन करना है, अपने ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करने हैं। देन ही इज रिक्वायर्ड टू चेक कि जिन जिन पर्सन्स को ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजी जा चुकी थी, क्या उन पर्सन्स को अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजी गई है और अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नोट दिया गया है इस बात का कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्यों अमेंड किया गया। और फिर इसके बाद यदि मैनेजमेंट इन चीजों के लिए एग्री नहीं होती है, देन ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू टेक द एप्रोप्रिएट स्टेप्स कि वो मैनेजमेंट को कहे मेरी ऑडिट रिपोर्ट जो मैंने प्रीवियसली इशू की थी वो आपको इशू करने की जरूरत नहीं है। और यदि मैनेजमेंट फिर भी उसको इशू कर दे, देन ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू टेक द स्टेप्स सो एज टू प्रिवेंट द यूजर्स रिलायंस ऑन दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट थ्रू द एप्रोप्रिएट मैकेनिज्म। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें अपने इस आंसर में लिखनी होगी। दूसरी बात है मैनेजमेंट की कंटेंशन विद रिस्पेक्ट टू द डिस्क्लोजर ऑफ कोर्ट केस। मैनेजमेंट ने कहा हम इसको एज अ कंटीजेंट लायबिलिटी शो करेंगे टू द फुटनोट इन द बैलेंस शीट, दैट्स ओके, लेकिन एडिशनल डिस्क्लोजर नहीं देंगे, डिटेल नहीं देंगे, ये गलत हो गया। डिटेल तो आपको देनी है। मैनेजमेंट ये कहती है कि हमें डिटेल देने की क्या जरूरत है, आप तो वैसे भी इसको एम्फेसिस ऑफ मैटर के अंदर दोगे ही और वहां पर आप इसका आउटकम भी लिखोगे। Emphasis of matter is not a substitute for the disclosure in the financial statement। Emphasis of matter क्या एक सब्स्टिट्यूट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के डिस्क्लोजर का? नो नो। तो इस केस में मैनेजमेंट की कंटेंशन सही नहीं है। तो अब जरा इसके आंसर को देख लेते हैं, क्या आंसर आरटीपी में दिया गया है। As per essay 560 subsequent event, auditor has no obligation to perform any audit procedure regarding the financial statements after the date of the auditor's report. However, when after the date of the auditor report but before the date the financial statements are issued, a fact become known to the auditor that had it been known to the auditor at the date of the auditor report may have caused the auditor to amend the auditor report. The auditor shall, number 1, discuss the matter with the management and where appropriate with the TCWG. Determine whether there is a need to amend the financial statement. If yes, inquire the management how the management will address this matter in the amended financial statements. In the given case, on becoming aware of the court case filed against the Kolsi, Mr. Raj discussed the matter with the management and it was determined that financial statement needs to be amended. Also, he inquired how the management intend to address this matter in the amended financial statement. यहाँ तक सारी बात सही है। यदि if the management does not take the necessary steps to ensure that anyone in receipt of the previously issued financial statement is informed of the situation and does not amend the financial statement in the circumstance where Mr. Raj believe they needs to be amended, then auditor shall notify the management and TCWG about this matter and request them not to issue the audit report, but still यदि ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी जाती है देन ऑडिटर विल सीक टू प्रिवेंट द फ्यूचर रिलायंस ऑन द ऑडिट रिपोर्ट। सो ये तो हो गया पार्ट 1 ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर के। सेकेंड पार्ट था इसमें क्या मैनेजमेंट की कंटेंशन सही है एज टू द डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट? नो, आपने कॉन्टिजेंट लायबिलिटी में इसका डिस्क्लोजर दिया बट एडिशनल डिस्क्लोजर्स नहीं दिए, ये पार्ट गलत है। मैनेजमेंट का कहना है कि
EOM में ऑडिटर तो इसके डिस्क्लोजर देगा ही, इसका आउटकम भी बताएगा. EOM is not a substitute for the disclosures that are required to be made in the financial statement, and hence contention of the management is not correct. Answer to be based on SA 706. As per SA 706, EOM para and other matter para in the independent auditor's report, and EOM para is not a substitute for a modified opinion. EOM para is not a substitute for disclosures in the financial statement that are being required by the applicable financial reporting framework. It is not a substitute for reporting in accordance with SA 570, that is impact on going concern. अब इसमें मेरे हिसाब से यदि इतना भी लिखेंगे that is okay. In the given case, the management has presumed that the auditor was going to provide a description of the court case and its outcome in the EOM para in his amended audit report, and hence there was no further need for them to provide the additional disclosure in the financial statement. Contention of the management is absolutely incorrect, is not valid. Contention is not valid as EOM para cannot be used as a substitute for the disclosures that are required to be made in the financial statement as per applicable financial reporting framework, or that is otherwise necessary to achieve the fair presentation that is the responsibility of the management. So ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. आगे बढ़ते हैं. अब ऐसे जब ये क्वेश्चंस आते हैं, देखो कई बार क्या होता है कि आपने क्वेश्चन को पढ़ा और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को अलग वे में अंडरस्टैंड कर लिया और उसी की अकॉर्डिंग आपने आंसर दे दिया. नंबर ऑफ टाइम्स जब स्टूडेंट्स का रिजल्ट आता है और वो अच्छे नंबर स्कोर नहीं करते, तो जब वो अपना रिजल्ट बताते हैं तो उनका कहना ही होता है कि सर हमने पेपर बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया था, हमारा सारा पेपर सही है, बट वी गॉट ओनली 33 मार्क्स 35 मार्क्स. तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है यदि वो आप प्रॉपर समझोगे ही नहीं, आपने जो समझा उसकी अकॉर्डिंग आंसर दिया, आप सही हो, बट आपका आंसर सही नहीं है. क्यों सही नहीं है? क्योंकि आपने रिक्वायरमेंट को गलत समझा. आपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो लिख दिया दैट इज ओके, रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो आपने समझा, लेकिन आपने रिक्वायरमेंट ही गलत समझी है. तो जैसे इसी क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि कई स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे कि ये सब्सिक्वेंट इवेंट है और ऑडिटर को इसके ऊपर काम करना चाहिए. काम क्या करना चाहिए वो आप बताएं हमें. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाइल फॉर्मुलेटिंग द ऑडिट प्लान and responding to the risk of material misstatement that is identified and assessed in related party transactions and the relationships, Mr. K, the engagement manager of the audit team of ABC Limited, decided to rely upon the internal controls placed for identification and disclosure of related party relationships and the transactions. आरएमएम को रिस्पॉन्ड करने में, ऑडिट प्लान को फॉर्मुलेट करने में ऑडिट टीम के एंगेजमेंट पार्टनर ने डिसाइड किया मैं इंटरनल कंट्रोल पर रिलाई करूंगा. ओके, यू आर रिक्वेस्टेड टू गाइड मिस के रिगार्डिंग द नेसेसिटी टू टेस्ट द कंट्रोल्स टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. बिल्कुल सही कि यदि आप इंटरनल कंट्रोल पर रिलाई करना चाहते हैं तो इंटरनल कंट्रोल की एग्जिस्टेंस और उसकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को इवैल्यूएट करने की जरूरत है बाय परफॉर्मिंग द प्रोसीजर्स विच आर नोन एज द टेस्ट ऑफ कंट्रोल, आल्सो नोन एज द कंप्लायंस प्रोसीजर. आल्सो गाइड मिस के, क्या मिस के वेदर she can use the audit evidence obtained regarding the operating effectiveness of the control on identification and disclosure of related party relationships and the transaction in the interim period. जैसे ये एक कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर है, तो यदि हमने एक इंटरिम पीरियड के अंदर टीओसी परफॉर्म कर लिया और इंटरनल कंट्रोल की एग्जिस्टेंस एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को इवैल्यूएट कर लिया, देन इस पीरियड के दौरान जो एविडेंसेस कलेक्ट किए गए हैं, क्या इन एविडेंसेस को यूज किया जा सकता है फॉर द रिमेनिंग पीरियड.
ये पूरा कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर था, आपने क्वार्टर 1 के अंदर टेस्ट ऑफ कंट्रोल प्रोसीजर परफॉर्म किए। क्या आप जो एविडेंसेस आपने क्वार्टर 1 के प्रोसीजर्स में कलेक्ट किए हैं, क्या उन्हीं एविडेंसेस को क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 में आप यूज कर सकते हैं? ध्यान आ रहा है कौन सा स्टैंडर्ड है? क्वेश्चन की कहानी सारी चल रही थी रिलेटेड पार्टी के ऊपर एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसका आंसर देकर जाएंगे एसए 550 के ऊपर। एसए 550 का रेफरेंस देना ठीक है, लेकिन इसका मेन आंसर आएगा एसए 330 के ऊपर, दैट इज रिस्पॉन्सेज टू असेस्ड रिस्क। सो क्वेश्चन की दो रिक्वायरमेंट है। पहले तो आपको जो मेन काम करना है, यू नीड टू डिटरमिन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है आपको मिस के को गाइड करना है रिगार्डिंग द नेसेसिटी टू टेस्ट द कंट्रोल टू ऑब्टेन द एविडेंस। टीओसी को परफॉर्म करना क्यों जरूरी है? एंड नंबर 2, इंटरिम पीरियड के दौरान जो ऑडिट एविडेंस कलेक्ट किए गए, क्या आप उनको रिमेनिंग पीरियड के लिए यूज कर सकते हैं? सो नंबर 1, टेस्ट ऑफ कंट्रोल को परफॉर्म करना क्यों जरूरी है? व्हाट इज द नेसेसिटी? टेस्ट ऑफ कंट्रोल को परफॉर्म करके आप डिटरमिन करते हैं कि जिस इंटरनल कंट्रोल की इफेक्टिवनेस पर आप रिलाई करना चाह रहे हैं, क्या वो इंटरनल कंट्रोल थ्रू आउट द अकाउंटिंग पीरियड कंटिन्यू रहा है? क्या इंटरनल कंट्रोल एक्चुअल में एग्जिस्ट भी करता है? क्या इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहा है? तो जब तक आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म नहीं करेंगे, उसके सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस एज टू द एग्जिस्टेंस, कॉन्टिन्यूटी एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, आप उनके एविडेंसेस को कलेक्ट नहीं करेंगे, देन आप इस चीज को डिटरमिन नहीं कर सकते दैट क्या आप इंटरनल कंट्रोल पर रिलाई करें या ना करें। इफ यू वांट टू रिलाई ऑन द इंटरनल कंट्रोल, यू नीड टू परफॉर्म द टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड थ्रू दिस टेस्ट ऑफ कंट्रोल यू नीड टू collect sufficient and appropriate audit evidences as to existence, as to continuity, as to effectiveness of the internal control जिस पर आप रिलाई करना चाहते हैं। तो पहले तो आपको इसमें एक लाइन एसए 550 की डाल दो और फिर अपना कंप्लीट आंसर एसए 330 के बेस पर दो कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ परफॉर्मिंग टेस्ट ऑफ कंट्रोल, एंड सेकंड वन, वेदर द एविडेंसेस दैट आर बीइंग कलेक्टेड ड्यूरिंग द इंटरिम पीरियड कैन बी यूज्ड फॉर द रिमेनिंग पीरियड और नॉट। तो यहां पर जो इंटरिम पीरियड के दौरान एविडेंसेस कलेक्ट किए गए हैं, देन रिमेनिंग पीरियड में क्या आप उन एविडेंसेस को यूज कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको एसए 330 को यूज करना पड़ेगा। यू नीड टू डिटरमाइन क्या कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए हैं सब्सिक्वेंट टू द इंटरिम पीरियड, यदि हां देन फिर आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करने पड़ेंगे इंटरिम पीरियड के बाद भी। एंड सेकंड, यदि कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं हुए हैं, ठीक है, या आप इन एविडेंसेस पर जो आपने इंटरिम पीरियड के दौरान कलेक्ट किए थे उन पर रिलाई कर सकते हैं, subject to other procedures that are to be performed during the period subsequent to interim period. So एसए 330 की दो रिक्वायरमेंट हैं जो इसके अंदर आपको लिखनी है। वन इज व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ परफॉर्मिंग द टेस्ट ऑफ कंट्रोल, एंड सेकंड यूजिंग एविडेंसेस दैट आर बीइंग कलेक्टेड ड्यूरिंग द इंटरिम पीरियड। चलो एक बार देखते हैं इसके आंसर में इन्होंने क्या क्या चीजों को दिया है। कई बार क्या होता है, हम जिस आंसर को सोच रहे होते हैं, इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर कोई और आंसर दे देता है। तो एक बार देख लेते हैं। एज पर एसए 550 रिलेटेड पार्टीज अकॉर्डिंग टू पैरा ऑन responses to the risk of the material misstatement associated with the related party relationships and the transaction, auditor should design and perform further audit procedure to obtain sufficient and appropriate audit evidences about the assessed risk of material misstatement associated with the related party relationship and the transaction। जनरल लाइन है, हर एक स्टैंडर्ड, चाहे वो अकाउंटिंग एस्टीमेट्स का आ जाता है, सब्सिक्वेंट इवेंट का आ जाता है, गोइंग कंसर्न का आ जाता है, रिलेटेड पार्टी का आ जाता है, सब में यही रिक्वायरमेंट आती है। ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म, auditor is required to design and perform the further audit procedures so as to obtain sufficient appropriate audit evidences about the, फिर जो भी कंसर्न ट्रांजैक्शन होती है वो। तो ये लाइन तो मोस्ट ऑफ द टाइम कॉमन चलती है। ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू डिजाइन एंड परफॉर्म द फर्दर ऑडिट प्रोसीजर टू obtain sufficient and appropriate audit procedures। तो इस तरीके की जो ये लाइंस होती हैं, आपको इनको माइंड में रखना चाहिए। जब आप क्वेश्चंस की रिटन प्रैक्टिस करें तो आप इस तरीके की लैंग्वेज को ही यूज करके चलें। देन एसए 330 आ गया। द ऑडिटर रिस्पॉन्सेज टू असेस्ड रिस्क, द ऑडिटर शैल डिजाइन, परफॉर्म टेस्ट ऑफ कंट्रोल to obtain sufficient appropriate audit evidence as to the operating
इफेक्टिवनेस ऑफ रेलिवेंट कंट्रोल्स। कब? जब ऑडिटर की असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द असर्शन लेवल इंक्लूड्स एन एक्सपेक्टेशन दैट कंट्रोल्स आर इफेक्टिवली ऑपरेटेड। तो यदि ऑडिटर को लगता है कंट्रोल्स इफेक्टिव हैं, तो आप चेक तो करो ना इफेक्टिव हैं या नहीं है। एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स आपको लगता है alone cannot provide sufficient evidences at the assertion level. In designing and performing test of control, auditors shall obtain more persuasive audit evidence the greater the reliance the auditor placed on the effectiveness of control. जितना ज्यादा आप ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के ऊपर रिलाई करना चाह रहे हैं, उतने ज्यादा परसुएसिव नेचर के ऑडिट एविडेंसेस यू नीड टू कलेक्ट। दैट इज ए जनरल कॉन्सेप्ट। मोर ओवर, auditor shall test control for the particular time or throughout the period for which the auditor intend to rely on this control. That means you need to determine आपको ये टेस्टिंग एक पर्टिकुलर टाइम के पर परफॉर्म करनी है और whether it is required to be performed throughout the period. Say for example, if a related party transaction एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर हो रही है in the Q4 of the financial year, बाकी रिमेनिंग 3 क्वार्टर में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन ही नहीं है, इन दैट केस आपको फिर कंट्रोल्स को चेक करने की जरूरत है उस पर्टिकुलर क्वार्टर के दौरान। बट इफ द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस अकर थ्रू आउट द ईयर, इन दैट केस आपको सैंपलिंग बेसिस पर पूरे पीरियड को कवर अप करना जरूरी हो जाता है। When the auditor obtains audit evidences about the operating effectiveness of control during an interim period, ये आंसर का सेकंड पार्ट आ गया। Auditor shall obtain evidences about the significant changes to the controls subsequent to interim period and determine the additional audit evidences that are to be obtained for the remaining period. In the current case, Ms. K shall design and perform test of control so as to obtain sufficient evidences as to the operating effectiveness of the relevant control, as she intend to rely on the operating effectiveness of the control in determining nature, timing and extent of the substantive procedures. Further, she is also required to obtain the audit evidence about the significant changes to the control subsequent to the interim period, along with the additional audit evidences that are to be obtained during the period subsequent to the interim period, or you can say the word, or you can use the word remaining period. So SA 550 एंड SA 330 दो पार्ट में अपने आंसर को डिवाइड करके चलना। इस तरह से जब भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे क्वेश्चन तो एक ही पर्टिकुलर पैरा के अंदर अपनी रिक्वायरमेंट को रेज कर रहा था, लेकिन आपको क्या करना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन में अपने आंसर को दो पार्ट में डिवाइड कर देना चाहिए। नंबर 1, necessity to test the control to obtain sufficient appropriate audit evidences as to the operating effectiveness of the relevant control, and number 2, using the audit evidences obtained during the interim period. सो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था एसए पर। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट अब कंपनी ऑडिट का क्वेश्चन आ गया। कंपनी ऑडिट, एबी एंड कंपनी वर अपॉइंटेड ऑडिटर फॉर नॉर्म लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी फॉर द टर्म ऑफ 5 consecutive years from 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 15, 14, 15, एक टर्म 5 ईयर की, 15, 16, 16, 17 दूसरी टर्म अनदर 5 years की। As per the provisions of section 139 subsection 2 clause B, no listed company or a company belonging to such class or classes of company as may be prescribed shall appoint or reappoint an audit firm for more than 2 terms of 5 consecutive years। रोटेशन का प्रोविजन, लिस्टेड कंपनी है तो रोटेशन का प्रोविजन तो लगेगा, 2 टर्म पूरी हो चुकी हैं। हेंस मैनेजमेंट ऑफ नॉर्म लिमिटेड रीच्ड आउट बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द ऑडिट कमेटी टू बीसीडी एंड कंपनी। पहला ऑडिटर कौन था, एबी एंड कंपनी। अब किसको नॉमिनेट किया जा रहा है, बीसीडी एंड कंपनी को। However, BCD and company did not provide any written consent.
neither they provided a certificate that the appointment if made shall be in accordance with the condition laid down in the act and rules therein. ये तो रिक्वायरमेंट है सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के अंदर कि बिफोर अपॉइंटमेंट अ रिटन कंसेंट दैट द फर्म इज विलिंग टू बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर एंड अ सर्टिफिकेट दैट ऑडिट इफ एक्सेप्टेड इट विल बी विद इन द लिमिट एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर दिस एक्ट लेना जरूरी था, बट इन्होंने नहीं दिया. स्टिल द मैनेजमेंट वेंट अहेड and proposed an appointment in AGM and BCD and company were appointed as an auditor. Auditor भी अपॉइंट कर दिए गए BCD को, जबकि ना तो कंसेंट आई है और ना ही रिटर्न सर्टिफिकेट आया है. पोस्ट अपॉइंटमेंट के बाद TCWG identified that majority of the partner in the BCD and company are same which were in the AB and company. AB and company कौन है? प्रीडिसेसर ऑडिटर है. कॉमन पार्टनर का कॉन्सेप्ट भी आ गया. कॉमन पार्टनर, ये तो फर्म अपॉइंट ही नहीं हो सकती थी. कंसेंट नहीं दी, सर्टिफिकेट नहीं दिया, मैनेजमेंट को अपॉइंट नहीं करना चाहिए था, बीसीडी को मना करना चाहिए था, बट अपॉइंटमेंट हो गई. क्वेश्चन से ऐसा लग रहा है अपॉइंटमेंट के बाद मींस बीसीडी चल रही है, उसने काम करना शुरू कर दिया, ऐसा लग रहा है. पोस्ट अपॉइंटमेंट टीसीडब्ल्यूजी ने आइडेंटिफाई किया है कि बीसीडी के पार्टनर तो एबी एंड कंपनी वाले पार्टनर थे. नाउ fearing the contravention of the provisions of the Companies Act, management on guidance of TCWG decided to file a complaint with the tribunal under section 140 subsection 5. कोई फ्रॉड में कोलिजन आ रहा है क्या? कोई फ्रॉड है? ऐसा तो कुछ नहीं है. 145 सबसेक्शन 5 ट्राइब्यूनल्स की डायरेक्शन फॉर चेंज ऑफ ऑडिटर, ये तो मेरे हिसाब से अप्लाई नहीं होना चाहिए इस सिचुएशन में. यहां तो मैनेजमेंट ऑडिटर दोनों की गलती है. बीसीडी एंड कंपनी को गाइड करिए रिगार्डिंग द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर. पहली कॉन्ट्रावेंशन 139 सबसेक्शन 1 की कर दी गई, जहां पर रिटर्न कॉन्सेंट नहीं दिया गया, सर्टिफिकेट नहीं दिया गया. और यदि 139 की वायोलेशन होती है, सेक्शन 147 में ऑडिटर एज वेल एज कंपनी दोनों के ऊपर पेनल्टीज लगनी चाहिए सेक्शन 147 में. और ये जो अपॉइंटमेंट है ये एक इनवैलिड अपॉइंटमेंट है. ऑडिटर नीड टू वैकेट द ऑफिस इमीडिएटली ऑफिस को वैकेट करने की जरूरत है. देखिए जब इसके आंसर में किन किन चीजों को कवर अप किया गया है. सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 का प्रोविजन दिया गया. एज पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, एवरी कंपनी शेल एट द फर्स्ट AGM अपॉइंट एन इंडिविजुअल और अ फर्म who shall hold office from the conclusion of this meeting till conclusion of 6th AGM and thereafter till conclusion of every 6th AGM. Manner and procedure for selection shall be such as may be prescribed. वो रूल नंबर 3 में प्रिस्क्राइब्ड है. रूल 3 ऑफ कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल 2014. It may be noted before such appointment the written consent and a certificate from him or it that the appointment if made shall be in accordance with the conditions shall be obtained. ये तो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस दे दिए गए. Certificate shall also indicate whether the auditor satisfies the criteria provided in section 141. ये भी स्टैट्यूटरी प्रोविजन आ गया. फर्दर एज पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 ये रोटेशन का प्रोविजन लिख दिया गया, स्टैट्यूटरी प्रोविजन आ गया. ये भी स्टैट्यूटरी प्रोविजन है 139 सबसेक्शन 2 का प्रोवाइजो कि डेट ऑफ अपॉइंटमेंट पर कोई भी ऑडिट फर्म जिसके कॉमन पार्टनर है विद द रिटायरिंग ऑडिटर फर्म वो अपॉइंट नहीं हो सकती. ओके. इन द करंट केस, अब ये क्वेश्चन के फैक्ट्स आ गए.
While appointing the auditor, a written consent was not obtained. Certificate was also not obtained. Majority of the partner were the partner in BCD and company. AB and company ये अपने 2 टेन्योर सर्व कर चुकी थी। ये मेन बातें लिख दी गई। रिटर्न कंसेंट नहीं ली गई, सर्टिफिकेट नहीं लिया गया, पुरानी फर्म का टेन्योर पूरा हो चुका है और नई फर्म के जो पार्टनर हैं वो मेजॉरिटी पार्टनर कॉमन है विद द न्यू ऑडिटर फर्म। अब आ जाते हैं इसके कंक्लूजन वाले पार्ट पर, जो मेन आंसर है। BCD were not eligible to be appointed as the auditor of NOM Limited as partners of BCD and company are the partner of AB and company। कॉमन पार्टनर का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया गया। Since management should have obtained the required certification and written consent, therefore in this case management as well as auditor दोनों ने प्रोविजंस की कॉन्ट्रावेंशन की है, जिसके कारण सेक्शन 147 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 पेनल्टीज का अट्रैक्ट होगा। कंपनी के ऊपर फाइन लगेगा, ये फाइन की लिमिट दे दी गई, एंड ऑडिटर उसने प्रोविजंस को कॉन्ट्रावीन किया है, उसके ऊपर भी फाइन लगेगा। कंपनी के ऊपर फाइन 25,000 से लेकर अप टू ₹5 लाख, ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर फाइन 10,000 से लेकर 1 लाख रुपीस तक का, ऑडिटर के ऊपर फाइन 25,000 से लेकर अप टू 5 लाख और 4 times द रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर विच एवर इज लोअर। और यदि ऑडिटर ने यह कॉन्ट्रावेंशन नोइंगली की है टू डिसीव द कंपनी, शेयर होल्डर, क्रेडिटर और टैक्स अथॉरिटीज, जो इस केस में तो नजर नहीं आ रहा, बट आंसर में दिया है, लिख दीजिएगा आप भी। इंप्रिजनमेंट दैट में एक्सटेंड टू 1 ईयर, फाइन 50,000 रुपीज मिनिमम, मैक्सिमम 25 लाख रुपए 25 लाख रुपीज और 8 times द रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर विच एवर इज लोअर। आई थिंक कंप्लीट हो गया होगा आंसर। बहुत बड़ा आंसर दिया हुआ है, क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा, बट आंसर कंपैरेटिवली बहुत बड़ा दिया हुआ है। कोशिश करिएगा जितना आप आंसर को प्रॉपरली समराइज करके दे पाएं, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि आप इतने बड़े बड़े आंसर को लिख पाएं। 3 आवर्स के अंदर आपको अपने आंसर्स को कंप्लीट करना होता है। पहले क्वेश्चंस के आंसर भी कंपैरेटिवली बड़े ही दिए हुए थे इन्होंने, बट इतना याद करोगे तो कुछ तो भूल ही जाओगे एग्जाम टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर हेमंत रामसे was appointed as the engagement partner for conducting the audit of Kshetra Lab Limited on behalf of Ramsey and Associate। Mr. Vishay Tyagi engagement quality control reviewer अपॉइंट हुए। During the financial year 2021 there was an implementation of ERP system in a phased manner in Kshetra Lab Limited, due to which some of its business processes got automated. As a result of implementation, there was a significant effect on the auditor overall audit strategy. ड्यूरिंग द ईयर कंपनी में ERP सिस्टम इंप्लीमेंट हुआ, जिससे बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेटेड हुए और ऑडिटर की स्ट्रेटजी के ऊपर सिग्निफिकेंट इंपैक्ट आया है। मिस्टर हेमंत डिस्कस द इंप्लीमेंटेशन ऑफ सच ए सिस्टम विद मिस्टर विषय। हेमंत कौन है? एंगेजमेंट पार्टनर, और विषय कौन है? EQCR, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, एंड आल्सो टोल्ड हिम दैट सच अ मैटर may be a key audit matter to be reported in the audit report। वो इस मैटर को की ऑडिट मैटर कंसीडर करना चाहता है। मिस्टर विषय considered the significance of such matter, but however he was of the opinion that such a matter did not appear to the link with the matter
disclosed in the financial statement and so there is no need to disclose such matter as a key audit matter. जो की ऑडिट मैटर है वो वाले मैटर नहीं है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैटर दिए गए हैं उनसे रिलेट करते हैं. यदि आपको ध्यान हो तो की ऑडिट मैटर आर द मैटर्स दैट आर बीइंग सेलेक्टेड फ्रॉम द मैटर बीइंग कम्युनिकेटेड टू द टीसीडब्ल्यूजी. और टीसीडब्ल्यूजी को जो मैटर कम्युनिकेट किए जाते हैं दैट आर नॉट ओनली रिलेटेड विद द फाइनेंशियल एस्पेक्ट बट इन रिलेशन टू अदर मैटर्स आल्सो. जहां पर इंटरनल कंट्रोल की बात भी आ जाती है, प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट की बात भी आ जाती है, अदर सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स भी आ जाता है. अदर सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स कवर होता है. तो ये ऑडिटर को चेक करना है बेस्ड अपॉन कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट कितना है, इन चीजों का क्या इफेक्ट पड़ सकता है फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के ऊपर. Based upon this assessed risk of material misstatement, इनका significant impact on the financial statement and other aspects, उसको ध्यान में रखते हुए auditor is required to determine कि whether a matter that is being communicated to the TCWG qualify to be reported as the key audit matter or not. Whether the contention of Mr. Vishay is proper? No. Reason? की ऑडिट मैटर ऐसे मैटर ही नहीं होते जिनको हम ये कहें कि सिर्फ वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट से रिलेटेड होंगे तो रिपोर्ट होंगे. की ऑडिट मैटर दे आर बीइंग सेलेक्टेड आउट ऑफ द मैटर बीइंग रिपोर्टेड टू द बीइंग कम्युनिकेटेड टू द टीसीडब्ल्यूजी, जो टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट किए जाते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ SA 260. तो इसके आंसर में SA 701 का मेन पॉइंट आएगा कि SA 701 के हिसाब से की ऑडिट मैटर कौन से होते हैं और की ऑडिट मैटर को सिलेक्ट करते वक्त किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है. और ऐसी सिचुएशन में जब ऑडिटर को यह लग रहा है दैट इंप्लीमेंटेशन ऑफ द ERP सिस्टम जिसके कारण बिजनेस प्रोसेसेस ऑटोमेट हुए हैं, जिसका रिजल्ट निकला कि ऑडिटर को अपनी ऑडिट स्ट्रेटेजी में सिग्निफिकेंटली चेंजेस लाने पड़े हैं, और तो इन मैटर को यदि ऑडिटर प्रेजेंट सिचुएशन में प्रेजेंट सर्कमस्टांसिस में की ऑडिट मैटर मानना चाहता है देन ही शुड. तो जहां तक मिस्टर विषय की बात आ गई एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर की, वो एप्रोप्रिएट नहीं लग रही है प्राइमा फेसी. तो बाकी आप अपने एजम्पशंस को, अपनी परसेप्शन को चेंज करेंगे तो शायद इसका आंसर चेंज भी हो सकता है. बट देखते हैं इन्होंने इसके आंसर में क्या दिया है. आंसर भी पूरे एक पेज का बहुत बड़ा दिया हुआ है. As per SA 701, that is communicating key audit matter in the independent auditor report, the auditor shall determine from the matters communicated with the TCWG those matters that required significant auditor attention in performing the audit. और जरूरी नहीं है कि ये फाइनेंशियल मैटर्स ही हों. In making this determination, the auditor shall consider the following. Number 1, area of higher assessed risk of material misstatement, significant auditor's judgment relating to area in the financial statement that involved significant management judgment including accounting estimates, and effect on the audit of significant events and transactions that occurred during the period. So the auditor shall determine which of the aforesaid matters considered were of most significant in the audit of financial statement of current period, and hence they will be considered as or classified as the key audit matter. These consideration focus on the nature of matter communicated with TCWG. These matter are linked to the matter disclosed in the financial statement and are intended to reflect area of audit of financial statement that may be of particular interest to intended user. But ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ फाइनेंशियल एस्पेक्ट वाले मैटर ही की ऑडिट मैटर बनते हैं. The fact that these considerations are required is not intended to imply that matter related to them are always key audit matter. Rather, the matters that are related to specific considerations, जो हमारे इस एग्जाम्पल में
इंप्लीमेंटेशन ऑफ ईआरपी था जिसके कारण बिजनेस प्रोसेसेस ऑटोमेट हुए हैं, वो भी की ऑडिट मैटर बन सकता है इफ ऑडिटर की जजमेंट में सच मैटर आर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस। और यदि करंट पीरियड के अंदर जो क्लाइंट है उसके सिग्निफिकेंट प्रोसेसेस ऑटोमेट हुए हैं और ऑडिटर को अपनी ऑडिट स्ट्रेटजी को सिग्निफिकेंटली चेंज करना पड़ा है, दिस मैटर सीम्स टू बी ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर द ऑडिट ऑफ करंट पीरियड। So, in addition to matters that are related to specific required consideration, there may be other matter communicated with TCWG that required significant auditor's attention and hence may be determined as key audit matter। और फिर इसमें वही IT सिस्टम की बात आ गई। फिर फैक्ट्स आ गए। इन द गिवन केस ERP सिस्टम की इंप्लीमेंटेशन हुई जिसके कारण बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेट हुए एंड जिनका सिग्निफिकेंट इफेक्ट पड़ा है ऑडिटर की ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी के ऊपर। अकॉर्डिंगली सच अ मैटर कैन बी कंसीडर्ड एज अ की ऑडिट मैटर इफ अकॉर्डिंग टू मिस्टर हेमंत सच अ मैटर रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट अटेंशन दैट हैड अफेक्टेड हिज ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी। सो मिस्टर विषय की कंटेंशन प्रॉपर नहीं है इस मामले में। सो ये था हमारा SA 701 पर बेस्ड क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर। कयास्क लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी listed on BSE and NSE and is amongst the top 500 listed entities on the basis of market capitalization. JP Bhuj and Company, a CA firm, has been appointed as its statutory auditor for financial year 2021. Mr. Pankaj Bhuj was assigned its audit as an engagement partner and he was verifying the composition of board of director because of some changes in the same. Present composition 9 director, 4 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, बोर्ड में सिर्फ एक वुमेन डायरेक्टर है और वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। मधुसूदन मिश्रा नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है और उनके ब्रदर इन लॉ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। क्या ये कंपोजिशन सेबी LODR के हिसाब से ठीक है? रेगुलेशन नंबर 17 प्राइमरीली अप्लाई हो जाएगी अलॉन्ग विद 17A। यदि 9 डायरेक्टर हैं तो एक ऑप्टिमम कंपोजिशन होना चाहिए जिसमें नॉट लेस देन 50% नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हों। 9 का 50% बन गया 4.5, कम से कम 5 डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव होने जरूरी थे। एक बात, 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, ओके। बोर्ड में सिर्फ एक वुमेन डायरेक्टर है और वो एग्जीक्यूटिव है। टॉप 500 के अंदर ये कंपनी आती है तो कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर, 1 इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर। तो इस वुमेन डायरेक्टर का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, लेकिन ये एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो ये इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती। यहां भी गड़बड़ हो गई। मिस्टर मधुसूदन मिश्रा नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है बोर्ड के, बड़ी अच्छी बात है, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है। ब्रदर इन लॉ मैनेजिंग डायरेक्टर है। नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है तो इसका रिलेटिव कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं हो सकता। लेकिन
क्या ब्रदर इन लॉ रिलेटिव की डेफिनेशन में आता है? रिलेटिव की डेफिनेशन जो चलती है सेक्शन 2 क्लॉज 77 वाली चलती है। सेक्शन 2 क्लॉज 77 की अकॉर्डिंग ब्रदर इन लॉ इज नॉट कवर्ड विद इन द डेफिनेशन ऑफ द टर्म रिलेटिव। रिजल्ट, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब इसके आंसर को देख लेते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या चीजों की प्रॉब्लम है। एक तो कंपोजिशन गलत है, 1 इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर नहीं है। एज पर रेगुलेशन 17 एंड 17A of the SEBI LODR regulation, the auditor should ascertain whether throughout the reporting period the board of director comprises an optimum combination of executive and non-executive director with at least one woman director and not less than 50% नॉन एग्जीक्यूटिव होने चाहिए। कंपनी में 9 है, इसका 50% 4.5 मिनिमम है, तो अपर राउंड ऑफ करेंगे। 5 डायरेक्टर का नॉन एग्जीक्यूटिव होना जरूरी था, बट कंपनी में सिर्फ 4 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। इट मे बी नोटेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी मस्ट हैव एट लीस्ट 1 इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर। यहां पर भी प्रॉब्लम है, कंपनी में वुमेन डायरेक्टर तो है लेकिन वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, इंडिपेंडेंट नहीं है, ये भी कंप्लायंस में नहीं आ रहा। आगे, ऑडिटर शुड आल्सो वेरीफाई चेयरपर्सन यदि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो कम से कम 1/3 इंडिपेंडेंट होने चाहिए, वो है 9 का 1/3 3 और कंपनी में 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। ऑडिटर शैल इंश्योर कि यदि चेयरपर्सन एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है देन ही शुड नॉट बी रिलेटेड टू द मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ ऑफ द कंपनी। तो रिलेटिव सेक्शन 2 क्लॉज 77 जिसमें ब्रदर इन लॉ कवर नहीं होता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम 2 लेवल पर आ रही है। नंबर 1, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का नंबर कम से कम 5 होना चाहिए था, जो नहीं है, एंड 1 इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर नहीं है। ये तो केस के फैक्ट्स आ गए सारे। देन एटलीस्ट 5 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कंपनी में एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर भी होनी चाहिए थी, तो वुमेन डायरेक्टर इंडिपेंडेंट नहीं है और 5 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है। रिजल्ट, वी कैन से दैट कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज नॉट एप्रोप्रिएट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब एक नई चीज जो पिछले 1-1.5 साल से देखने को मिल रही है, इंस्टीट्यूट के एग्जाम में, आरटीपी में, एग्जाम्स के अंदर, आरटीपीस के अंदर नए क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट क्या करते हैं कि सर आपका क्वेश्चन बैंक पढ़ लें और 60+ मार्क्स आ जाएंगे। क्या क्वेश्चन बैंक में 100% कॉन्सेप्ट की कवरेज नहीं होती। क्वेश्चन बैंक इट कंप्राइजेज ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम स्टडी मटेरियल, क्वेश्चंस फ्रॉम पास्ट एग्जाम्स, पास्ट आरटीपी, पास्ट एमटीपीस, और कुछ जो अमेंडमेंट्स होती हैं उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हम फ्रेम कर देते हैं, बट 100% कवरेज नहीं होती है सिलेबस की। तो यदि नए क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट इसी तरह से फ्रेम करता रहेगा, तो जैसे जुलाई के एग्जाम में नए क्वेश्चंस फ्रेम हुए, इस आरटीपी में नए क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं, तो खाली यदि आप क्वेश्चन बैंक के बेसिस पर अपनी तैयारी को लिमिटेड करोगे देन पास होने के चांसेस बहुत कम है, मानकर चलिएगा। जब तक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, जो आपको मेन बुक से ही मिल सकती है, मेन बुक से और उसकी थॉरो स्टडी से, जब तक वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स को स्कोर कर पाना बड़ा मुश्किल है। और इवन यदि आप कहें कि 40 भी आ जाएंगे तो भी मुझे डाउट है। वो डाउट इसलिए है कि जो आप याद करते हैं उसका 40-50% आप भूल जाते हो एग्जाम तक।
और जब आप आंसर शीट में लिखने लगते हो कुछ चीजें याद रहती हैं, कुछ नहीं रहती, और एग्जामिनर तो जब चेकिंग करता है ना, उसको तो ये जो आंसर लिखे हुए होते हैं ना इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर में, वही आंसर चाहिए होते हैं। वो आंसर लिखा है तो नंबर दे देगा, नहीं तो वो नंबर देगा नहीं। तो इसके लिए एक तो क्वेश्चन बैंक पर रिलाई मत करिएगा पूरी तरह से, क्वेश्चन बैंक पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। जो मेन बुक है उससे थॉरो स्टडी करना है और क्वेश्चंस की रिटन प्रैक्टिस जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्ता एंड कंपनी अपॉइंट किए गए हैं एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ टीसीबी बैंक लिमिटेड, अ प्राइवेट सेक्टर बैंक रजिस्टर्ड विद द आरबीआई। Mr. Keval Gupta, the engagement partner, while performing the audit as per the checklist, noted down the following points, which would be the part of audit queries, as tabulated below. First one, स्टेट गवर्नमेंट के गारंटीड एडवांस का इंटरेस्ट इनकम में ले लिया गया जबकि ये ओवर ड्यू है मोर देन 90 डेज। हम इसको एनपीए क्लासिफाई नहीं करेंगे क्योंकि गवर्नमेंट की गारंटी है, लेकिन इंटरेस्ट इनकम विल बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली ऑन रिसीट बेसिस, कैश बेसिस। तो आपने इसको इनकम मान लिया जबकि ये अमाउंट ओवर ड्यू है। अमाउंट कैन बी कंसीडर्ड एज इनकम ओनली व्हेन इट हैज एक्चुअली बीन रियलाइज्ड। देयर इज एन अकाउंट एडहॉक लिमिट रिव्यू नहीं हुई है 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच एडहॉक सैंक्शन। एडहॉक लिमिट फॉर द टाइम बिंग लिमिट 180 डेज तक ओवर ड्यू नहीं हुई, 180 डेज तक रिन्यू नहीं हुई। परफॉर्मिंग, नो, नॉन परफॉर्मिंग, ये एसेट नॉन परफॉर्मिंग का है। वन ऑफ द एनपीए वाज सोल्ड फॉर अ वैल्यू हायर देन द नेट बुक वैल्यू। सेल ऑफ एनपीए का क्वेश्चन आ गया। प्रॉफिट वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बट एक्सेस प्रोविजन रिवर्स कर दिया गया। गलत। आपको ध्यान होगा जब सेल ऑफ एनपीए का टॉपिक पढ़ा था तो यदि एनपीए हायर वैल्यू पर सेल होता है तो उसके प्रोविजन को रिवर्स नहीं करना है, रादर उस प्रोविजन को रिटेन करना है ताकि फ्यूचर में यदि कोई एनपीए लोअर वैल्यू पर सेल हो तो जो उसका लॉस है वो लॉस उस प्रोविजन के अगेंस्ट एडजस्ट किया जा सके। प्रोविजन रिवर्स नहीं होना चाहिए था यहां पर, तो जो रिवर्सल की एंट्री है उसको वापस करिए और प्रोविजन को इंक्रीज करिए। दिस प्रोविजन नीड्स टू बी रिटेन सो एज टू एडजस्ट फ्यूचर लॉसेस। In case of the one of the account, additional temporary limit sanction for 25% of the existing limit. No, temporary limit maximum 20% तक की हो सकती है। On verification of outstanding forward exchange contracts, net position was not scared and was uncovered by a substantial amount. गलत है। It needs to be scared of and to be covered by the substantial amount. तो इन सब चीजों की रिपोर्टिंग करनी होगी। रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द रीजंस ड्यू टू विच सच क्योरीज हैव बीन रेज्ड। मींस आपको इनका स्टैट्यूटरी प्रोविजन बताना है, क्यों ये क्योरीज रेज की गई है, इसके पीछे क्या प्रोविजंस थे, और एक्शन बताओ क्या लोगे आप इन पर्टिकुलर सिचुएशन में। तो 5 केसेस हैं हमारे, उन 5 के स्टैट्यूटरी प्रोविजन और फिर उनका एक्शन। स्टेट गवर्नमेंट के गारंटीड एडवांस को एनपीए ट्रीट किया जाएगा और जो इनकम है वो रिकॉग्नाइज्ड होगी कब? जब एक्चुअल में इंटरेस्ट रियलाइज्ड होगा। सो जो इंटरेस्ट इनकम रिकॉग्नाइज कर ली गई है उसको रिवर्स कराइए और इनकम तभी रिकॉग्नाइज करोगे जब वो इंटरेस्ट रियलाइज्ड हो जाता है। एक बात।
नंबर 2, अकाउंट 180 डेज तक जो एडहॉक लिमिट्स के हैं, यदि वो रिव्यू नहीं होते हैं, दे शुड बी कंसीडर्ड एज एनपीए। सो इसकी ट्रीटमेंट बुक्स में परफॉर्मिंग से नॉन परफॉर्मिंग में कन्वर्ट करनी जरूरी है जब भी ये क्लासिफिकेशन होगी। तीसरा, एनपीए की सेल में यदि सेल वैल्यू हायर है देन द बुक वैल्यू, देन इंश्योर कोई प्रॉफिट रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता और जितना भी एक्सेस प्रोविजन है उसको रिवर्स नहीं करना होता, रादर रिटेन करना है सो एज टू मीट द शॉर्टफॉल और लॉस दैट मे अराइज इन फ्यूचर। यदि असेट को सेल किया जाता है फ्यूचर में किसी एनपीए को एट अ प्राइस लोअर देन द बुक वैल्यू, तो जो एंट्री है फॉर रिवर्सल ऑफ एक्सेस प्रोविजन इट शुड बी कैंसल्ड, और जो एक्सेस प्रोविजन है उसको रिटेन करिए टू मीट द शॉर्टफॉल। टेम्पररी लिमिट दी गई है 25% की, मैक्सिमम 20% की हो सकती है। डेज अलाउ किए गए 120 डेज के, मैक्सिमम 90 डेज का हो सकता है। एडहॉक लिमिट जो टेम्पररी लिमिट होती है। द टर्म्स ऑफ एडिशनल टेम्पररी लिमिट needs to be revised to 20% of existing limit and for 90 days maximum tenure. Net position outstanding forward exchange contracts में they need to be scared and should not be uncovered by a substantial amount. Net position should be scared of and needs to be covered by a substantial amount. तो ये हमारे 5 सिचुएशंस बताई गई थी जिसके अंदर हमने क्यों ये सिचुएशन हमारी रिपोर्टिंग का पार्ट बन रही थी उसका स्टैट्यूटरी प्रोविजन दिया, और इसके अंदर क्या करेक्टिव एक्शन ऑडिटर को लेना है जो वो मैनेजमेंट को बताएगा, वो दोनों चीजें हमने इसमें कवर अप कर ली। रीजंस फॉर सच क्वेरी एंड एक्शन दैट मे बी टेकन इन रिस्पॉन्स टू दैट क्वेरी। इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है? You have been appointed to carry out the audit of Blue Insurance Company Limited for the year 1920. In the course of your audit, you observed that commission paid to agent constitute a major expense in operating expenses of the company. Enumerate the audit concerns that address to the assertions required for the auditor to ensure the continued existence of internal control. ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, वेरिफिकेशन ऑफ द कमीशन पेड टू एजेंट्स। वेरिफिकेशन ऑफ कमीशन पेड टू एजेंट्स, ये आप कह सकते हैं रिपीटेटिव क्वेश्चन है। ये पहले भी एग्जाम में भी 1-2 बार आया हुआ है कमीशन का क्वेश्चन, तो ये तो आप कवर अप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑडिट अंडर फिस्कल लॉज के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 17 ये कहता है यूटी एंड कंपनी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है जो कंसल्टेंसी सर्विसेज देती है, और इनके कुछ क्लाइंट्स ने इनसे एप्लीकेबिलिटी ऑफ टैक्स ऑडिट प्रोविजंस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस रेज किए हैं। In response to such queries, UT and company asked from them detail like turnover, receipts, payments, mode of receipt or payment, mode of filing return of income, whether under normal tax provision or under section 44 AD और AE। जवाब में 4 क्लाइंट्स ने हमें ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, टर्नओवर की, कैश रिसीट, कैश पेमेंट्स की। आपसे कहा गया आप अपनी ओपिनियन दें क्या टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। ओके, पहला केस,
टर्नओवर 4.5 करोड़ है और कैश रिसीट कैश पेमेंट दोनों 5% तक है। यदि एक एसएससी बिजनेस कर रहा है और उसकी टर्नओवर अप टू 1 करोड़ रुपीस है, टैक्स ऑडिट नहीं चाहिए, लेकिन यह लिमिट अप टू 5 करोड़ पर चली जाती है यदि कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट टोटल रिसीट के टोटल पेमेंट के 5% को क्रॉस नहीं करती। तो यहां पर टर्नओवर 4.5 करोड़ है और कैश रिसीट टोटल रिसीट के 5% है और कैश पेमेंट टोटल पेमेंट के 5% है। रिजल्ट टैक्स ऑडिट नॉट रिक्वायर्ड। टैक्स ऑडिट नॉट रिक्वायर्ड। टर्नओवर 1.8 करोड़, कैश रिसीट 7%, कैश पेमेंट 4%। उसने अपनी इनकम डिक्लेयर की है अंडर सेक्शन 44AD। यदि 44AD के अंदर इनकम डिक्लेयर हो जाती है, टैक्स ऑडिट नहीं चाहिए। टर्नओवर 0.85 करोड़, रिसीट 6%, पेमेंट 4%। 44AD में इनकम डिक्लेयर की है पिछले 2 सालों में, लेकिन करंट ईयर में 44AD से कम डिक्लेयर की एंड टोटल इनकम बेसिक एग्जम्प्टेड लिमिट से कम है। ओके, यदि एसएससी 44AD में कवर होता है और 44AD से कम इनकम डिक्लेयर करता है तो टैक्स ऑडिट होगी, प्रोवाइडेड इनकम मैक्सिमम एग्जम्प्टेड अमाउंट से ज्यादा है, बट यहां पर नहीं है, लेस देन मैक्सिमम एग्जम्प्टेड अमाउंट है, टैक्स ऑडिट नहीं चाहिए। टर्नओवर 3.2 करोड़, कैश रिसीट 8%, कैश पेमेंट 6%। 44AE में कवर था पिछले 4 सालों में, लेकिन करंट ईयर में 44AE से कम इनकम डिक्लेयर की। यदि 44AE में कवर होते हो और कम इनकम डिक्लेयर करते हो, टैक्स ऑडिट रिक्वायर्ड है। आपकी इनकम बेसिक एग्जम्प्टेड अमाउंट से कम है, यह कंडीशन रेलिवेंट ही नहीं है 44AE के केस में। तो अब यदि हम इसको 4 केस हैं, मैं आपको 44AB थोड़ा सा समराइज करा देता हूं इन 4 केसेस के रेफरेंस में। क्या एसएससी 44ADAE में कवर्ड है? यस, नो। यदि 44ADAE में कवर है, ADAE 44AD की बात करते हैं पहले। 44AD में कवर है, क्या इनकम डिक्लेयर्ड एज पर 44AD? यस, नो। टैक्स ऑडिट नहीं चाहिए, टैक्स ऑडिट नहीं चाहिए। जो हमारा क्लाइंट नंबर 2 है वो इस सिचुएशन में फॉल करता है। 44AD में कवर है, 44AD के हिसाब से इनकम डिक्लेयर कर रहा है। 44AD में कवर तो है, बट इनकम 44AD के हिसाब से डिक्लेयर नहीं कर रहा। 2 चीजें, क्या इनकम लेस देन और इक्वल टू मैक्सिमम एग्जम्प्टेड अमाउंट है? जी हां, यदि ऐसा है देन आल्सो टैक्स ऑडिट नहीं चाहिए और हमारा क्लाइंट नंबर 3 इस सिचुएशन में फॉल करता है। लेकिन यदि इनकम मैक्सिमम एग्जम्प्टेड अमाउंट से ज्यादा है, देन टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी। यह 44AD का प्रोविजन आ गया। अब बात कर लेते हैं 44AE की। 44AE, क्या इनकम डिक्लेयर्ड की गई है
एज पर 44AE, यस, कोई टैक्स ऑडिट नहीं करानी, नो टैक्स ऑडिट करानी है। बस इसमें कोई लिमिट ही नहीं देखनी होती कि आपने जो इनकम डिक्लेयर की वो बेसिक एग्जम्प्टेड अमाउंट से ज्यादा है या कम है। तो जो हमारा क्लाइंट नंबर 4 है वो इस सिचुएशन में फॉल करता है। अब बात कर लेते हैं, एसएससी 44AD/AE में कवर नहीं हो रहा, उसकी टर्नओवर कितनी है? टर्नओवर लेस देन और इक्वल टू 1 करोड़, ग्रेटर देन 5 करोड़, 1 करोड़ से ज्यादा है बट अप टू 5 करोड़। 3 केस। 1 करोड़ से कम है, टैक्स ऑडिट नहीं चाहिए। 5 करोड़ से ज्यादा है, टैक्स ऑडिट हमेशा चाहिए। 1 करोड़ से ज्यादा है, 5 करोड़ से कम है, देन कैश रिसीट लेस या इक्वल है 5% ऑफ टोटल रिसीट एंड कैश पेमेंट टोटल पेमेंट के 5% से ज्यादा नहीं है। यदि है, ये दोनों कंडीशन पूरी हो जाती हैं और टर्नओवर 1 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है, देन टैक्स ऑडिट नहीं चाहिए। यदि ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही दोनों, टैक्स ऑडिट चाहिए। तो हमारा जो क्लाइंट नंबर 1 है वो इस केस में फॉल करता है। तो ये हमारे 4 केसेस थे जिसके हिसाब से हमने देखा कब टैक्स ऑडिट चाहिए और कब टैक्स ऑडिट नहीं चाहिए। तो पहले 3 केसेस में केस 1 नहीं चाहिए, केस 2 टैक्स ऑडिट नहीं चाहिए, केस 3 टैक्स ऑडिट नहीं चाहिए, केस 4 टैक्स ऑडिट चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन था ऑडिट अंडर फिस्कल लॉज का, क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा, एक बार इसका आंसर देख लें क्या लिखा हुआ है। नो 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 यस, ठीक है, डिटेल मैंने आपको समझाई दी, ये आप कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है पीयर रिव्यू का। रोशन, a practicing chartered accountant, is appointed to conduct the peer review of another practicing unit. What area Roshan should review in the assessment of independence of the practicing unit? ये थ्योरी क्वेश्चन है डायरेक्ट और रिपीटेटिव क्वेश्चन है, इसको आप कर लेंगे। ये तो पहले भी एग्जाम में कई बार आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, you are required to classify the following practice unit into level 1 entity or level 2 entity for the purpose of peer review. इस क्वेश्चन में लेवल 1 एंटिटीज वो कौन कौन सी हैं, लेवल 2 एंटिटीज कौन कौन सी हैं, वो आपको पता होनी चाहिए, तो आप क्लासिफाई कर पाएंगे। एमटी एंड कंपनी, इसने स्टैट्यूटरी ऑडिट की है एक प्राइवेट कंपनी की जिसकी नेटवर्थ जो एसोसिएट है एक ऐसी कंपनी की जिसकी नेटवर्थ 300 करोड़ है। यदि किसी एंटिटी की नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा है तो वो लेवल 1 एंटिटी के अंदर आ जाएंगी, यदि ऐसी एंटिटी की ऑडिट कर रखी है तो, या उसकी सब्सिडियरी एसोसिएट की कर रखी है। म्यूचुअल फंड की ऑडिट कर रखी है तो ये फर्म भी लेवल 1 एंटिटी में जाएगी। स्टैट्यूटरी ऑडिट सेक्शन 8 कंपनी की, बट इसने कंट्रीब्यूशन रेज कर रखे हैं 60 करोड़ के, 50 करोड़ से ज्यादा है, लेवल 1 एंटिटी। बीटीएस कंपनी, स्टैट्यूटरी ऑडिट अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, नेटवर्थ सिर्फ 4 करोड़ है, टर्नओवर 55 करोड़ रुपए की है, लेकिन इसकी पेरेंट कंपनी 325, पेरेंट कंपनी 250 करोड़ से ऊपर है, अगेन लेवल 1 एंटिटी। टीजेके एंड एसोसिएट्स, स्टैट्यूटरी ऑडिट की है एलएलपी की, 35 करोड़ रुपए का लोन है बैंक से, 10 करोड़ का एक एनबीएफसी से, 25 करोड़ से ज्यादा है, 50 करोड़ से कम है, लेवल 2 एंटिटी, लेवल 2।
तो इस क्वेश्चन के लिए आपको एक काम करना है, पहले आप पीयर रिव्यू के चैप्टर में लेवल 1 एंटिटी एंड लेवल 2 एंटिटी के कॉन्सेप्ट को एक बार थोरोली रीड करेंगे एंड देयर आफ्टर फिर आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। मैंने आपको जो बताया सिंपल, मैंने तो आपको आंसर दे दिए ना, मैंने आपको रिवाइज कराया है। रिवीजन का काम मैंने आपको दे दिया है सेल्फ करने के लिए। एक बार लेवल 1 लेवल 2 को जरूर करिएगा। क्यों? यहां पर तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दिया, बट एग्जाम में इसकी केस स्टडी बनाई जा सकती है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर। तो लेवल 1 एंटिटी की क्लासिफिकेशन एंड लेवल 2 एंटिटी की क्लासिफिकेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, एक बार देख लें। क्लासिफिकेशन यही है, पहले 4 लेवल 1 में और लास्ट लेवल 2 में। फर्स्ट लेवल 1 में क्यों? क्योंकि ये एसोसिएट है एक ऐसी एंटिटी की जिसकी नेटवर्थ 250 करोड़ रुपीस से ज्यादा है। ये भी लेवल 1 एंटिटी है जीबीएल एंड कंपनी, क्योंकि इन्होंने म्यूचुअल फंड कंपनी की ऑडिट कर रखी है। आईएमएल एंड एसोसिएट्स भी लेवल 1 एंटिटी है, क्योंकि इन्होंने 50 करोड़ रुपए से ऊपर के कंट्रीब्यूशंस रेज कर रखे हैं। बीटीएस कंपनी भी लेवल 1 एंटिटी है, क्योंकि इसकी पेरेंट एंटिटी की नेटवर्थ 250 करोड़ से ज्यादा की है। टीजीके एंड एसोसिएट ये लेवल 2 एंटिटी है, क्योंकि इनकी फंड रेजिंग 25 करोड़ से तो ज्यादा है, बट लेस देन 50 करोड़ रुपीस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, evaluating the professional judgment exercised by the auditor is one of the important aspects under quality review. Please explain with reference to applicable essay. Professional judgment की explanation है as per the requirement of कौन सा essay apply होता है? SA 200। तो क्या ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट एक्सरसाइज कर रहा है? प्रोफेशनल जजमेंट है क्या? एप्लीकेशन ऑफ रेलिवेंट ट्रेनिंग, नॉलेज, एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। जो ऑडिट में आप काम कर रहे हैं, तो ऑडिट में कोई भी डिसीजंस आपने लेना है, वो डिसीजन बेस्ड है आपकी पुरानी नॉलेज पर, ट्रेनिंग पर, एक्सपीरियंस पर, सो दैट जो डिसीजंस आप लेंगे वो एक इंफॉर्म्ड डिसीजन हो, वेल इंफॉर्म्ड डिसीजन हो, सोच समझ करके लिया गया डिसीजन हो। तो क्या टेक्निकल रिव्यूअर को जब वो क्वालिटी रिव्यू कर रहा है किसी भी असाइनमेंट के ऊपर, तो क्या उसको चेक करना है कि जो प्रैक्टिस यूनिट है, फर्म है, सीए है, क्या उसने प्रोफेशनल जजमेंट एक्सरसाइज की है या नहीं की? यस, एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोफेशनल एथिक्स का है। डायरेक्टर डिसिप्लिन रिसीव्ड द इंफॉर्मेशन ऑफ एलिज्ड मिसकंडक्ट अगेंस्ट मिस्टर जयप्रकाश द प्रोप्राइटर ऑफ जेपी एंड एसोसिएट्स। कंप्लेंट नंबर 1, इसने ऑडिट एक्सेप्ट की है जेपी एंड एसोसिएट्स ने, इन विच जयप्रकाश is working as a part-time lecturer। यदि आप किसी कॉलेज में एज ए पार्ट टाइम लेक्चरर काम करते हैं, आप उस कॉलेज की ऑडिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आप क्लॉज 4 में एक ऐसी एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर ओपिनियन दे रहे हैं जहां पर आप एज ए एम्प्लॉय एसोसिएटेड हैं। आपने परमिशन भी नहीं ली है पार्ट टाइम लेक्चररशिप की फ्रॉम द ICAI, परमिशन नहीं ली। क्लॉज 11 का मिसकंडक्ट। इस एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर आपने ओपिनियन एक्सप्रेस की। क्लॉज 4 पार्ट 1 शेड्यूल 2 का मिसकंडक्ट। क्लॉज 11 पार्ट 1 शेड्यूल 1 का मिसकंडक्ट। एक इवेंट रिलेटिंग टू CSR स्पॉन्सर किया गया है जेपी एंड एसोसिएट्स ने, जहां पर स्पॉन्सरशिप बैनर पर मिस्टर जयप्रकाश
लिखा गया है CA जयप्रकाश, इट्स ओके। फर्म का नाम भी दिया गया है। ये एक सॉलिसिटेशन है जो क्लॉज 6 में प्रोहिबिटेड है, पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 1 में। 3 मिसकंडक्ट आ चुके हैं। On the basis of above information and along with certain evidences against Mr. Jayprakash, he was found guilty and reprimanded। 1 लाख का फाइन लगाया गया। इस ऑर्डर के अगेंस्ट उसने अपील लॉन्च की अपीलेट अथॉरिटी को by submitting a statement of appeal along with the application form of appeal. During such appellate proceeding, it was discovered कि इस स्टेटमेंट ऑफ अपील में कुछ फैक्ट्स दिए गए जो झूठे हैं, जो बाद में उसने मान भी लिया। दैट मीन्स आप अपीलेट अथॉरिटी को इंफॉर्मेशन सबमिट कर रहे हैं विच सीम्स टू बी फॉल्स। क्लॉज 3 पार्ट नंबर 2 ऑफ सेकेंड शेड्यूल का मिसकंडक्ट आ गया। मिस्टर जयप्रकाश हैज वायोलेटेड विच ऑफ द प्रोविजंस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट। मेरे हिसाब से तो ये 4 हैं, बट क्वेश्चन बहुत बड़ा हो सकता है कुछ और भी डाल दिया हो। बिफोर विच अथॉरिटी, इसका मैटर किसके पास आना चाहिए? डिसिप्लिन कमेटी के पास आना चाहिए। मैक्सिमम पनिशमेंट लाइफ टाइम के लिए रजिस्टर ऑफ मेंबर में से नेम रिमूवल, 5 लाख रुपए तक का फाइन। अच्छा हो ही गया क्वेश्चन, तो चलो आंसर देखते हैं। क्लॉज 4 पार्ट 1 सेकेंड शेड्यूल, क्लॉज 11 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल, क्लॉज 6 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल, क्लॉज 3 पार्ट 2 सेकेंड शेड्यूल। यस, 4 क्लॉजेस में गिल्टी है और डिसिप्लिन कमेटी के पास मैटर जाएगा। लाइफ टाइम रिमूवल, अप टू लाइफ टाइम रिमूवल, 5 लाख तक का फाइन। यह प्रोफेशनल एथिक्स का क्वेश्चन था, केस स्टडी। आगे तो डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है 4। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होल्डिंग कंपनी फॉर प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, समरी, रिटर्न रिपोर्ट, मैनेजमेंट ऑडिट का टॉपिक आ गया। डायरेक्शंस बाय ट्राइब्यूनल इन केस ऑडिटर एक्टेड इन ए फ्रॉडुलेंट मैनर, सेक्शन 140 सबसेक्शन 5 आ गया। एग्जांपल्स ऑफ हेडिंग्स ऑफ ए ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट, ये तो ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट के कंटेंट्स आ गए। डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये तो आप कर लेंगे। तो जो इसकी केस स्टडीज थी, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के अंदर सारी की सारी केस स्टडीज नई फ्रेम की गई है। तो आपको जो अपनी स्टडीज करनी है, इस आरटीपी को देखते हुए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंस्टीट्यूट न्यू क्वेश्चंस को फ्रेम कर रहा है। फोकस है नए क्वेश्चंस को फ्रेम करने पर। तो यदि आप कॉन्सेप्चुअल स्टडीज की तरफ जाएंगे, देन ओनली आप न्यू क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। लेकिन यदि आप रट्टाफिकेशन के ऊपर जाओगे, आप क्रैमिंग करोगे, आप एब्रीवेशंस बना करके चीजों को करोगे, या मुझे ये कहोगे कि हमने तो सर सिर्फ क्वेश्चन बैंक किया था आपका, देन आप गलती कर रहे हैं। मेरी ओपिनियन में क्वेश्चन बेस्ड स्टडी, सेलेक्टिव स्टडी, एब्रीवेशन बेस्ड स्टडी काम नहीं आएगी। एमसीक्यूज आपको अटेम्प्ट करने हैं, केस स्टडीज आपको अटेम्प्ट करनी है, डिस्क्रिप्टिव केस स्टडीज आपको अटेम्प्ट करनी है, देन सिर्फ और सिर्फ थोरो स्टडी, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड विद रिटन प्रैक्टिस, ये काम आएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चंस ऑफ आरटीपी। तो इस सेशन को यहीं पर ओवर करता हूं और फिर किसी सेशन में मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।